अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर समर मुबारकमंद। किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं दो बातें ज़रूर करूँगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट में लीडिंग और बुनियादी रोल, मिसाइल प्रोग्राम की डेवलपमेंट में लीडिंग और बुनियादी रोल, और अब एनर्जी क्राइसिस के को रिज़ॉल्व करने के लिए अपने साइंसी महारत को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आज इसी हवाले से इनसे बात करेंगे कि ये साइंसी जो इनकी महारत है उसको ये किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी के क्राइसिस को रिज़ॉल्व करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी न्यूज़ हमने सुनी थी कि जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसके हवाले से गवर्नमेंट ने अपनी फंडिंग रोक लिया, जबकि ये हुआ कि आपने 6 रुपये पर यूनिट के हवाले हिसाब से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दी थी। ये इसकी क्या वजूहात हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है इसकी। देखिए, हुआ ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं कि पहली तो बात तो ये है कि प्रोजेक्ट 2010 में अप्रूव हुआ था और 2 साल में कंप्लीट होना था और 8.6 बिलियन रुपए की लागत से, और एक्नेक का अप्रूवल है, मतलब हाईएस्ट फोरम का उसका अप्रूवल भी है। तो पहली तो बात यह है कि 2010 से 2012 तक कोई फंडिंग नहीं हुई। 2012 में फंडिंग स्टार्ट हुई और थोड़ी थोड़ी करके आहिस्ता आहिस्ता करके पैसे दिए, यहाँ तक कि 2015-16 तक सिर्फ 3 बिलियन रुपया दिया, जो कि पूरे फंडिंग का तकरीबन 33% था। तो उसमें हमने ये किया कि 10 मेगावाट बिजली बनानी शुरू कर दी, और ये जब हम गए वहाँ पे तो थर की रेत पे खड़े आप नहीं हो सकते गर्मी के बीच में। ना पानी था, ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ से हमने स्टार्ट किया और आज आप जाके देखें तो एक इंटरनेशनल कैलिबर का प्रोजेक्ट है, जिसको कि पूरी दुनिया से जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन की पूरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती हैं वहाँ पे इसको प्रोजेक्ट को कोट करते हैं, इसकी वीडियोस दिखाते हैं कि इतनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक उज़्बेकिस्तान से जो गैसिफिकेशन कर रहे हैं 1955 से, उनके इंजीनियर्स आके उसको विज़िट करके गए हैं। चाइना के इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के लोग आके, प्रोफेसर्स 2 आके वो यहाँ पे रहे हैं और इसको विज़िट करके गए हैं। बेतहाशा लोगों ने इसको विज़िट किया और उसके बाद अपना ओपिनियन ये एक्सप्रेस किया कि ये दुनिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बन सकता है अगर गवर्नमेंट इसको फ़ंड करे, क्योंकि नीचे कोयला बहुत ज़्यादा है आपके पास, और सस्ती बिजली बनाने का ये पाकिस्तान में वाहिद ज़रिया है ये। क्योंकि अपने कोयले से बिजली बनाएंगे तो सस्ती बनेगी, अगर आप फर्नेस ऑयल बाहर से मंगवा के बिजली बनाएंगे तो सस्ती तो नहीं बन सकती। तो ये जब प्रोजेक्ट कामयाब हुआ और मैंने ख़त लिखे, बड़े खुश हो गए, बताया, इन्फॉर्म किया वज़ीर आज़म साहब को भी, चीफ मिनिस्टर सिंध को भी ख़त लिखा मैंने, और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब को और आसन इकबाल साहब को भी ख़त लिखे कि ये प्रोजेक्ट ने बिजली बनानी शुरू कर दी। ये 28 मई 2015 का वाक़या, तो 2 साल से ज़्यादा हो गया सर। तो बिजली बनानी शुरू की है और आप आके इसको विज़िट भी करें और इस फंड्स दें तेज़ी से, ताकि इसको हम 100 मेगावाट पे लेके जाएँ। 10 मेगावाट पे क्या इसको तो छोटा सा पावर का प्रोजेक्ट लग रहा है, तो इसको ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि अब हमें पता है कि क्या करना है, एक तेज़ी से इसको बढ़ा सकते हैं। तो जब ये पता लगा और हमने साथ ख़त में लिख दिया कि हम तकरीबन 6 और 7 रुपये तक के दरमियान यूनिट पर कॉस्ट बिजली बना रहे हैं, पर यूनिट बिजली बना रहे हैं। पहली बात तो ये हुई कि किसी के ख़त का भी हमें जवाब नहीं आया, किसी का मुबारकबाद का लेटर नहीं आया। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि आपका मुल्क एक एनर्जी क्राइसिस फेस कर रहा है, पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, और गवर्नमेंट का ये बिहेवियर जो है ना समझ में आने वाला है। कोई आपको समझ आई कि क्या वजह है उसकी? उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस सी वजह है, वो जो मुझे समझ आई है, क्योंकि अब वो यही कुछ जो मेरे साथ हुआ, ये एक और प्राइवेट प्रोजेक्ट पे भी यही हो रहा है। वो भी यही इसी तरह से कंप्लेन कर रहे हैं जिस तरह से मैं अब आपको बताने लगा हूँ वजूहात। वजह यह है कि अगर आप बिजली सस्ती बनाते हैं, जिस तरह हमने बनाई है 6-7 रुपये यूनिट, और बग़ैर पोल्यूशन के बनाते हैं, एनवायरनमेंटल कोई डैमेज नहीं मुल्क के लिए होता, और कोई नेगेटिव कोई बात नहीं है, और कैपिटल कॉस्ट जो है बिजली बनाने की, जो शुरू में आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो भी बहुत कम, लागत भी बहुत कम है। हमारी एक सिंपल कोल फायर्ड प्लांट से भी कैपिटल कॉस्ट तकरीबन आधी है। तो ये अगर सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हों तो फिर वो जो प्रोजेक्ट्स बिजली बनाते हैं महंगी, और जहाँ पे एनवायरनमेंटल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रोजेक्ट्स अपने आप को अंडर थ्रेट फील करते हैं कि ये अगर सस्ती बिजली बननी शुरू इस मुल्क में हो जाएगी, और अगर ये 100 मेगावाट बनाएंगे तो कल को ये 200, 500, 1000 पे चले जाएंगे। वो प्रोजेक्ट जो महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो थ्रेटन फील करते हैं। और उनको एक फ्यूल की सप्लाई लाइन भी है, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट होता है मिडल ईस्ट से, वो उनको सप्लाई होता है फर्नेस ऑयल,
वो जो कंपनियां जो उनको तेल सप्लाई करती हैं वो भी थ्रेट फील करती हैं कि अगर ये पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज से, अपने कोयले से, अपने पानी से, अपनी धूप से, अपनी हवा से बिजली बननी शुरू हो गई तो फिर ये बाहर से फ्यूल की इंपोर्ट बंद हो जाएगी। तो सब कुछ तकलीफ़ होती है कि ये हमारे जो स्टेटस को है ये डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक। तो उसकी वजह से कुछ लॉबीज़ इस मुल्क में जो ऑपरेट करती हैं वो इंश्योर करती हैं कि जहाँ से ये तो बड़ा आसान है, इसको फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग होती है हमारी प्रोजेक्ट को, प्लानिंग कमीशन में जाके कह दें कि जी इसको पैसे मत दें, पैसा देंगे तो डूब जाएगा, कभी कहीं ऐसे काम होता नहीं है, दुनिया में कहीं बिजली बनते नहीं है अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन से, जो भी कुछ आर्गूमेंट्स होती हैं वो देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है ये उन लॉबीज़ के ज़ेर असर काम कर रही है। देखिए वो आके ना तो एक दिल में एक ब्यूरोक्रेट के या एक मिनिस्टर के दिल में जिसको के कोई टेक्निकल नो हाउ नहीं है, आपने एक वसवसा पैदा करना है कि आप ये पैसा देंगे तो ये डूब जाएगा। भाई आपने 3 बिलियन दिया, बिजली बननी शुरू हो गई, और अगर आप ये देखें कि उस 3 बिलियन में हमने ड्रिलिंग रिग्स भी ख़रीदे, हमने जनरेटर्स भी ख़रीदे, हमने केमिकल प्लांट भी लगाई, कॉलोनी बनाई रहने के लिए, क्योंकि जो भी बंदा थर में काम करता है वो उसको वहीं रहना पड़ता है, वो बहुत दूर दूर है वहाँ से शहर। सड़कें बनाई, पानी का बंदोबस्त किया, तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आपने 10 मेगावाट बिजली बना ली इस पैसे में। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, अब अगर दोबारा आप 3 बिलियन देंगे तो ये बिजली 10 से 50 मेगावाट पे चली जाएगी। अच्छा, देखो ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद है, और दोबारा देंगे इतने पैसे और तो ये 100 मेगावाट पे चली जाएगी। तो ये जो समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। तो वो उन्होंने कहा कि ये जहाँ से उसको पैसे मिलते हैं, जो टैप है वो टैप बंद कर दो ताकि इनको ऑक्सीजन जानी बंद हो जाए। तो इस तरह से सर ये जो एहसन इकबाल साहब हैं प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि हमने डॉक्टर साहब को ये कहा कि सबमिट करें थर्ड पार्टी वैलिडेशन रिपोर्ट और बिजनेस प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो स्टेटमेंट एहसन इकबाल साहब ने आपकी स्टेटमेंट के जवाब में जारी किया, इसके बारे में कुछ फरमाएंगे आप? गवर्नमेंट में पैसा काम जो होता है ज़ुबानी नहीं होता, ठीक है। पहली बात यह है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन का मतलब क्या है। कोई थर्ड पार्टी को न्यूट्रल एम्पायर आके, ठीक है, थर्ड एम्पायर आके आपकी प्रोजेक्ट को विज़िट करके उसका जायज़ा लेके और वो एक रिपोर्ट दे गवर्नमेंट को कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल वायबल है, फीजिबल है, वाकई बिजली बना रहा है सस्ती, वाकई बिजली बन भी रही है, इससे गैस भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है, वो चलता देखे आगे। ये काम प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ खुद नहीं करती। ठीक, आप अपना इम्तिहान खुद नहीं लेते, अपना टेस्ट पेपर आप खुद नहीं बनाते, अपने इन्विजिलेटर आप खुद नहीं होते इम्तिहान में, वो एक थर्ड पार्टी आके करती है। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए उनके मेंबर एनर्जी ने मुझसे बात की कि यार कोई टीम बनाते हैं भाई मिलके कि जो आके वैलिडेशन आपकी कर सके, तो आप भी कोई नाम दें। मैंने उनको चाइना से जो प्रोफेसर्स ने विज़िट किया था हमारे प्रोजेक्ट को, चाइनीज़ प्रोफेसर का नाम दिया और मैंने कहा जी बाकी लोग आप खुद डालें, और आप, उन्होंने मुझे बाकी नाम बता दिया। तो मैंने उनको ईमेल कर दिया कि ये टीम अब बन गई है, तो ये आप एहसन इकबाल साहब से इसकी मंजूरी लेके और इस टीम को आप हमारे पास भेजें। वो तो उन्होंने भेजनी है ना, मंजूरी भी एहसन इकबाल। मुझे बताया ये गया कि मेंबर एनर्जी ने वो टीम 4 लोगों की टीम थी, मैं बता देता हूँ नाम उसमें कौन थे। उसमें एक नेस्कॉम के चीफ इंजीनियर थे, उसमें एक PCSIR के चेयरमैन थे, उसमें एक मेंबर एनर्जी खुद थे प्लानिंग कमीशन के, और उसमें एक चाइनीज़ प्रोफेसर वैंग थे। ये 4 लोग थे। तो ये हमारे म्यूचुअल डिस्कशन यहीं इसी दफ्तर में हुई, और मैंने उनको ईमेल करके भेज दिया कि अब आप इन लोगों को अप्रूवल ले लें और असन से और एहसन इकबाल साहब से, और वो टीम भेजें। तो वो एहसन, उन्होंने कहा जी मैंने फाइल पे पुटअप करके एहसन साहब को भेज दिया, अप्रूवल दे देंगे तो मैं आपको बता दूँगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो मार्च 2016 की बात है, आज 2017 का जुलाई है, हमें वो वहाँ से कोई अप्रूवल नहीं आया। तो ये ज़ुबानी बात क्या वैलिडेशन कराने की बात गलत है। वो टीम बनाते हैं, वो हमें नोटिफाई करते, एक लिख के ख़त भेजते कि ये टीम आएगी आपके पास, आप बताएं किस तारीख को, किस महीने में कब आए, तो आप उनको सारा कुछ चेकअप कराएं, आके देख लें। एक तो ये बात है। जहाँ तक बिज़नेस प्लान की बात है वो ये है, अच्छा वो तो टीम तो बनी कोई है ना, तो इसलिए मुझे क्या ना फजूल बात है। बिज़नेस प्लान की बात जहाँ तक है वो सिंपल सी बात है। हमने NTDC से बात की, जो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बिजली आपकी डिस्ट्रीब्यूट करती है। उन्होंने कहा जी कि ये आप 8-10 मेगावाट के लिए हम आके आपके नेशनल ग्रिड तो नहीं लगा सकते कि आपसे बिजली लेके और कहीं भेजें। आप 100 मेगावाट जब आपका जैसे अप्रूवल हुआ है, जब आप 100 मेगावाट पे जाएंगे
तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ग्रिड लगा देंगे जो आपसे बिजली लेगा, उसके ऊपर मीटर्स लगा देंगे और आपकी बिजली हम तार लगा लेंगे और हम बिजली आपकी ले जाएंगे। तो 10 मेगावाट के लिए ये वो करने को तैयार नहीं थे, लेकिन बिजनेस प्लान ये है कि हम कंपनी मोड में आ जाएं, हमारी प्रोजेक्ट कंपनी बना लें अपनी SCCP से, और हम बिजली बेचें, गवर्नमेंट को बिजली बेचें, सेल करें, और जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट हमें आ रही है उससे तो 1-8 रुपया थोड़ा सा ऊपर रख के हम बिजली बेच दें, और उस 1 रुपया है उससे हम अपनी प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते रहें। आज 100 मेगावाट है, फिर उसके बाद 100 से 200 मेगावाट हम अपने प्रॉफिट से कर लें, 200 से 300 मेगावाट अपने प्रॉफिट से कर लें, फिर गवर्नमेंट से पैसे लेने बंद कर दें। तो कंपनी मोड में आके आप अपनी बिजली बेच लें और ये सर्वाइव करते हैं। IPP बन जाए, आप IPP भी सर्वाइव कर रहे हैं इस मुल्क में, बिल्कुल ठीक, IPP बन जाए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा। जब हम वापस आएंगे तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपकी साइंसी महारत की बुनियाद पे ये जानने की कोशिश करेंगे नाजरीन के डॉक्टर साहब के राय में क्या हल है एनर्जी क्राइसिस जो मुल्क फेस कर रहा है, उसका हल क्या है, किस तरह हम उसके हल की तरफ बढ़ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम इस मसले में फंसे हुए हैं पिछले 15, 20, 25 सालों से, लोड शेडिंग हो रही है, आम लोगों के घरों में लोड शेडिंग हो रही है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए लोड शेडिंग हो रही है, इसका हल क्या है? इसका बड़े पैमाने पे जो हल, आप जब बड़ी पिक्चर देखते हैं तो उसका हल आपकी नज़र में क्या होता है? बिल्कुल क्लियर है, हाल तो बिल्कुल क्लियर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत कमज़ोर है, यानी कि बिजली बनती है एक जगह पे और लोगों के घर तक पहुंचने का जो निज़ाम है वो बहुत कमज़ोर है। दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ बिजली की चोरी बहुत होती है। मैं आपको प्रोविंस वाइज बता सकता हूँ कितने % कहाँ पे चोरी होती है, वो अच्छी बात नहीं लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन बिजली आपकी ऑन द एवरेज 25 से 30% के करीब चोरी होती है। लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं और पैसे नहीं देते, ठीक हो गया। तो रेवेन्यू गवर्नमेंट को पूरी नहीं आती। 2 चीज़ें हुई। तीसरी बात यह है कि जो पावर प्लांट्स चल रही हैं मुल्क में वो इनएफिशिएंट है। जितना तेल लेती हैं और जितनी बिजली बनाती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बिजली बना सकती हैं, कंजम्पशन उनकी ज़्यादा है, तो इस उनकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पर बना रहे हैं वो मज़ीद उसमें काम करने की गुंजाइश है, एफिशिएंसी बढ़ा के, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं। और चौथी बात जो है वो ये है कि आपके जो बिजली बनाने के तरीक़ेकार हैं, रिसोर्सेज हैं, वो डाइवर्सिफाइड उसको होना चाहिए। अभी तक हम ज़्यादातर बिजली बना रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से, तरबेला, मंगला, वासक, गाजीपुर होता, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा IPPs, गवर्नमेंट के भी IPPs हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी IPPs हैं, जो कि तेल लेते हैं, फर्नेस ऑयल ख़रीदते हैं मिडल ईस्ट से और जलाते हैं बॉयलर्स में, स्टीम बनाते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, जनरेटर घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं। सिंपल सी बात फॉर कॉमन मैन। उसमें एफिशिएंसी बिजली बनाने की फिर मैं बता रहा हूँ बहुत कम है। इस तरह के तरीके पावर प्लांट में बिजली बनाने की एफिशिएंसी तकरीबन 20 से 25% है। हम ये कह सकते हैं कि हमें टेक्नोक्रेट की ज़रूरत है इस मसले को हल करने के लिए, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, प्योरली टेक्नोक्रेट्स का ही काम है, टेक्नोक्रेट की ही रिकमेंडेशंस को पॉलिटिकल लेवल पे आप मंजूरी दे दें, और लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। जितनी भी इस वक्त बिजली बन रही है इस मुल्क में, वो उसकी कैपेसिटी 25,000 मेगावाट है। जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है पावर प्लांट्स की 25,000 से भी ज़्यादा मेगावाट इस वक्त है मुल्क में। डिमांड आपका 18-20 के दरमियान गर्मियों में होता है, सर्दियों में कम हो जाता है ज़रा। अगर आपका डिमांड 20 है और बना सकते हैं आप 25, तो तकलीफ़ क्यों है हमें? मसला क्या है? हम लोड शेडिंग में क्यों जा रहे हैं? यही बात है कि आपकी 25,000 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू लोगों के घर तक पहुँच नहीं सकती। आपके ट्रांसफार्मर सारे खंभों पे ओपन पड़े हैं। किसी मुल्क में जाएँ, इंग्लैंड में जाएँ, यूरोप में जाएँ, कभी आपको ट्रांसफार्मर जिसके टर्मिनल सारे ऐसे हवा में नंगे नज़र आएँ, कभी नज़र नहीं आएंगे। बारिश पड़ती शॉर्ट हो जाते हैं। यही होता है ना आपके पे, ये ट्रिप हो गया, वो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया, लोकल सर्किट ट्रिप हो गया, ग्रिड स्टेशन पे ट्रिप करता है जब ट्रांसफार्मर ट्रिप करते हैं। ये सारी एक कबाहत है। जो तारें लोगों के घरों में जा रही हैं ट्रांसफार्मर से लेके आगे घर तक, लो वोल्टेज लाइन जो हैं 400 वोल्ट की या 220 वोल्ट की पुरानी लाइंस लगी हुई हैं, इंसुलेटर उनके पुराने हैं, टूटे हुए इंसुलेटर्स हैं, वो लीक कर रहे हैं। किसी की तार के ऊपर आके कोई परिंदा बैठ गया, उसने शॉर्ट कर दी तार, तो
एक डी जो है वो बस्ट हो जाती है, फ्यूज़ और ट्रिप हो जाती है। तो ये सारा निज़ाम हमारा जो है ये अंडरग्राउंड होना चाहिए, ट्रांसफार्मर सारे कवर्ड होनी चाहिए, ये इनकी लाइंस की डिलीवरेबल पावर की कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। यानी बारीक बारीक तारों से आप ढेर सारी बिजली नहीं सप्लाई कर सकते। सर वो जो ये सारा निज़ाम पुराना है बहुत। सुनते रहते हैं कि बड़े पैमाने पर एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिशें हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, उसकी फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी मौजूद है तो फिर हम नए प्रोजेक्ट्स लगाने की तरफ इतना पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं? ये आम आदमी ये समझ, आम आदमी का समझ ये है कि शायद हमारे पास कैपेसिटी नहीं है प्रोड्यूस करने की। प्लानिंग कमीशन का एनर्जी विंग का डॉक्यूमेंट जो इस साल का है, वो पिछले साल का डॉक्यूमेंट जो है वो था 24,200 मेगावाट मैक्सिमम इंस्टॉल्ड और कमीशन कैपेसिटी, कमीशन जो ऑपरेशनल प्लांट्स हैं। और उसमें ऐड हुआ है साहिवाल का प्लांट 1320, उसमें ऐड हुआ है वो भिक्की का प्लांट, एक और अभी वो बता रहे थे वो गैस फायर्ड 2 प्लांट्स, वो तकरीबन कैपेसिटी अब तकरीबन 26,000 मेगावाट को टच कर रही है। ठीक, तो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो ये है। और डिमांड आपको टीवी पे आप सुन चुके हैं 20,000 दफ़ा के, 18,000 हो गई, अब 16,000 हो गई, आज 19,000 हो गई, अभी 20,000 से ऊपर मैंने डिमांड नहीं सुना। ठीक है, तो ये बात है वो इस तरह से है कि अगर आपने कैपेसिटी पावर प्रोडक्शन की और बढ़ानी है, फ़र्ज़ करें आप 25,000 को आप 40,000 पे ले जाएं, तो आपने किया क्या, आपने एक बहुत बड़ा ड्रम पानी का रखा हुआ है अपने कोठे की मकान की छत पे, बहुत बड़ा ड्रम है, उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी करते जा रहे हैं आप, वहाँ से पानी आ रहा है आपके नलकों में, और जो पाइप लगा हुआ है ना वो आधी इंच का लगा हुआ है तो वो तो पानी टूटियों में पहुँच ही नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा करके पहुँचता है। ठीक है, और लाइन को कभी कोई जो आपकी पानी की लाइन है वो लीक कर जाती है, कभी कोई लाइन बर्स्ट हो जाती है, कभी कोई टूटी टपक जाती है, कभी कुछ होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम इसको कहते हैं। तो अगर उस पर भी बैलेंस्ड अप्रोच रखी जाए, आप बिजली बनाने के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस पर भी करें ना, ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और दूसरा है लोगों से पैसे भी लें, तो वो ताकि रेवेन्यू भी आपकी पूरी हो। ये ना हो कि आप देखें 10 औसतन 9-10 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं सार्फिन को, गवर्नमेंट दे रही है। इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि फर्नेस ऑयल की कीमत कम होगी दुनिया में, उसकी वजह से आपका जो एक डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो 3-4 रुपये यूनिट है, वो 14-15 रुपये बनती है, 9-10 रुपये गवर्नमेंट देती है, 4 रुपये 5 रुपये सब्सिडी है। अगर 30% लोग बिजली ना दें तो गवर्नमेंट को 10 रुपये के बजाय 6-7 रुपये मिलती है। तो जो डेफिसिट है वो 14-15 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट है, रिकवरी जो हो रही है 6-7 रुपये हो रही है, 7-8 रुपये यूनिट गवर्नमेंट को हर यूनिट बिजली का जो खर्च हो रहा है उसके ऊपर पैसे नहीं मिल रहे, ये डेफिसिट है आपका। तो इसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलर डेट पाइलअप होता है, पाइलअप हो जाता है। वो अब 400 बिलियन 300 बिलियन 700 बिलियन 600 बिलियन आप सुनते रहते हैं। तो वो कहाँ से मीट होता है, गवर्नमेंट क्या करे, या IMF से लोन लेने दोबारा शुरू कर दे लोन लेना, आपके फिर फॉरेन एक्सचेंज लोन बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए पब्लिक से ये भी ज़रूरी है पैसे भी लिए जाए। लेकिन सर हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपैंड करेगी, हमारी इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी तो हमारी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा एक छोटे से वक्फे के बाद कि क्या ये इस सूरत में हमें कोल की तरफ जाना चाहिए, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट जैसा जिस तरह के प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इंडस्ट्री तो एक्सपैंड करेगी, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपैंड करेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी, तो हमें क्या इस प्रोजेक्ट, एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट एक मिनिस्टर की तरफ से सुनने को मिला कि हमारा जो कोल, हमारा जो रिज़र्व्स हैं वो बड़े नाकिस इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, दे आर नॉट गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये बात दुरुस्त है? देखें अगर ऐसा होता तो हम बिजली ना बनाते थर्म में। ठीक है, पहली बात यह है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो बिजली मतवातर मिलती रहे, मतवातर 24 घंटे मिलती रहे, साल के 365 दिन मिलती रहे। ठीक। दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि बिजली सस्ती हो। ठीक है, अगर आप बिजली के लिए जो फ्यूल है वो इम्पोर्ट करके फर्नेस ऑयल और बिजली बनाएंगे तो जाहिर है कि फिर बिजली महंगी बनेगी, तो बिजली की कीमत कम तो नहीं हो सकती।
और गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे, उसके बावजूद 10-11 रुपये यूनिट दे रही है इंडस्ट्री को, जो बिजली बल्कि इंडस्ट्री को थोड़ी सी मेरे ख्याल महंगी मिल रही है, 12 रुपये मिल रही है। तो इंडस्ट्री चाहेगी कि बिजली सस्ती भी हो। तो सस्ती बिजली कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? आप अपना कोयला इस्तेमाल करें, आपको फर्नेस ऑयल इम्पोर्ट ना करना पड़े। अपने कोयला जो हमारा थर का है उससे कैसे बिजली बनाएं, कौन से तरीके से बिजली बनाएं कि वो सस्ती बने, पोल्यूशन भी ना हो और मुतबातर भी बने। हमने साइंटिस्ट के एक पूरी टीम ने प्लानिंग कमीशन में, मैं साइंस डिवीजन को हेड करता था, हमने और भी बाहर से साइंटिस्ट लिए और हमें बहुत बैठ के 3-4 साल इसके ऊपर मगज खोरी की, दिमाग लड़ाया, वर्ल्ड डेटा पूरा देखा, कंप्यूटर्स अपने चलाए दिन रात और कैलकुलेशंस की, और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जो थर का कोयला है वो माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अनसूटेबल है। अच्छा, अनसूटेबल फॉर माइनिंग है। उसको दुनिया ने डिक्लेयर किया हुआ है वर्ल्ड कोल रिजर्व्स में, ये बड़ा मशहूर कोल रिजर्व है क्योंकि बहुत बड़ा कोल रिजर्व है, लेकिन दुनिया के कोल रिजर्व्स में इसे कहते हैं इट इज़ अनमाइनेबल कोल रिजर्व। ठीक, अनमाइनेबल का मतलब ये नहीं कि माइन नहीं हो सकता, अनमाइनेबल का मतलब ये है कि इकोनॉमिकली माइन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपको इतना महंगा पड़े कि आप बिजली 50 रुपये यूनिट बेचेंगे या 40 रुपये बेचें, उसका क्या फ़ायदा है? तो इसके ऊपर ये वर्ल्ड का कि ये कमेंट है, कोल की दुनिया का ये कमेंट है। तो इसमें हमने जब फिर सोचा कि अब हम क्या करें, तो हमने कोई रॉकेट साइंस तो ऐसे तो नहीं कि व्हील दोबारा इन्वेंट करना था। हमने कहा दुनिया फिर ऐसे कोल रिजर्व के लिए क्या करती है। तो अमेरिका में 1970s में जब कि ऑयल महंगा होना शुरू हुआ तो वहाँ पे जो उनका कोयल, इस तरह के कोल रिजर्व्स वहाँ पे भी थे। वो इसलिए अनमाइनेबल थे कि बहुत डीप बहुत थे, गहरे बहुत थे। कोयले की क्वालिटी अच्छी थी लेकिन बहुत गहरे थे। ये कोयला गहरा नहीं है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। तो उन्होंने अमेरिकन ने उसके लिए फिर अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि आपको निकाले कोई चीज़ नहीं, उन्होंने अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन पे काम करना शुरू किया। तो चौक जब रिवर है साइड को, यहाँ पे उनके कोल रिजर्व्स हैं, वहाँ पे उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, सब कुछ हुआ। उसका एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? एंड रिज़ल्ट 2005 में एक टेक्नोलॉजी दुनिया में आगे नमूदार हो गई, रिफ़ाइन होके, और उसके बैक के ऊपर पूरी मशीनरी नई बन गई कि इस टेक्नोलॉजी को अब कैसे इस्तेमाल करना है। मशीन भी तो चाहिए ना, खाली ये तो नहीं चाहिए, कंप्यूटर के प्रोग्राम तो नहीं चाहिए, एक मशीन भी चाहिए ना जो काम ये कर सके। वो थी अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन। उसके लिए उन्होंने ये कहा कि आप ड्रिल करें, वेल्स बनाएं जिसमें स्टील के पाइप डालें और सीधे सरफेस से, सतह से कोयले तक जाएं, और ऐसे वेल्स की एक लाइन लगा लें, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगा लें, हर 60-60 मीटर पे एक वेल हो। अब ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन, HDD मशीन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मशीन, जिनके इस्तेमाल से ऑयल की कीमत $140 पर बैरल से $40 पर बैरल पे आ गई। वो मशीन से, उन मशीन से वो एक मशीन लें और ये सारे वेल्स को कोयल सीम के अंदर बॉटम में नीचे 700 फुट की गहराई पे इनको आपस में कनेक्ट कर दें। सिर्फ वही मशीन कर सकते कनेक्ट। एक वेल को दूसरे से आप कैसे कनेक्ट करेंगे जो 70 मीटर दूर हैं और नीचे से 700 फुट गहराई पे, उनको कैसे आपस में जोड़ेंगे? वो इसी मशीन से जोड़ सकते हैं। अब आप एक वेल को आग लगा के ऊपर से कंप्रेस्ड एयर दें तो नीचे वो कोयले में जब आग जाएगी तो कोल गैस बन जाएगी, तो नेक्स्ट वेल से वो कोल गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, कोयला वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे 2-4 महीने के बाद दोनों वेल्स के दरमियान कोयला ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले वेल से अगले वेल में आप जाएँ, उसके दरमियान जो कोयला है उसको इसी तरह से आप इस्तेमाल कर लें। तो वो 1 किलोमीटर लंबी आप बेतहाशा लाइन्स बना लेते हैं, हर लाइन से आपको कोल गैस मिल रही होती है। और हम और डॉक्टर साहब, ये आम बंदे के समझ के लिए कि ये कोल गैस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? आप समझ लें कोल गैस फ्यूल है, वो फ्यूल है जो फर्नेस ऑयल को रिप्लेस करता है बिजली बनाने के लिए। और हम मिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट, मिलियंस कई अरब क्यूबिक फीट गैस बना चुके हैं अब तक। अब जब गैस बाहर निकले अब इसे क्या करेंगे, बिजली कैसे बनाते हैं? हम ये करते हैं कि इस गैस को पहले साफ़ करते हैं, इसमें से जो कोयले की राख होती है और पानी होता है और स्टीम होती है उसको रिमूव करके, और फिर इसको इंजन हमारे वो, इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ी केमिकल प्लांट वहाँ लगे हैं, जिस तरह काला शाह काको की प्लांट नहीं, इस शक्ल की प्लांट है। वो गैस को प्योर करके और फिर इंजन में जाती है। वो जनरेटर्स हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जनरेटर हैं, वो उस गैस से चलते हैं। आपने सुई गैस के इंजन तो देखे होंगे, लेकिन कोल गैस के भी इंजन दुनिया में दस्तियाब हैं और बनते हैं, स्पेशल इंजन जो कोल गैस से चलते हैं और उनके साथ जनरेटर लगे हुए हैं, वो बिजली बनाते हैं। तो ये सारा जो निज़ाम है ये वहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। केमिकल प्लांट भी है, गैस वेल्स भी हैं, जनरेटर्स भी हैं, बिजली भी बन रही है, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी पूरा कंप्यूटराइज्ड, हमारा बड़ा ऑटोमेटिक फर्स्ट क्लास सिस्टम है। अब
इस तरह के तरीके से, इस तरीके से जब आपने बिजली बना दी तो पूरा एक बुलेटिन छपा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पावर बुलेटिन छपा, गूगल फ्लैश आया, न्यूज़ फ्लैश आया कि पाकिस्तान में कामयाबी से कोल गैस से बिजली बननी शुरू हो गई है। और ये थर के कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है इस प्रोसेस के लिए, माइनिंग के लिए तो नहीं है, इस प्रोसेस के लिए बहुत सूटेबल है। जबकि जो बड़ी हाई क्वालिटी के कोल हैं दुनिया के, वो माइनिंग के लिए तो सूटेबल हैं, बड़े अच्छे हैं वो कोयले, लेकिन वहाँ पे कोल गैस नहीं बन सकती उनसे, क्योंकि वो पत्थर का कोयला सख्त कोयला होता है। हमारा पोरस कोयला है, इसमें खूब गैस चलती है और फटाफट बिजली बनती है। खैर, तो वो उन्होंने ये बुलेटिन फ्लैश किया पूरी वर्ल्ड में, और मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स आई साउथ अफ्रीका से, कोरिया से, चाइना से, सिंगापुर से, इंग्लैंड से ब्रिटिश, और कि आपके साथ हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो आपके साथ हम जॉइंट वेंचर कर लें। अभी भी मेरे ऑस्ट्रेलियंस मेरे साथ आजकल कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम आपके साथ जॉइंट वेंचर कर लें। मैंने कहा कि हमारी तो 10 मेगावाट की प्रोजेक्ट है। वो कहने लगे कि हम थोड़ा वेट करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आपको थोड़े से पैसे दे कि इसको 100 मेगावाट पे ले जाए, कम से कम एक साइज़ तो हो प्रोजेक्ट का, जॉइंट वेंचर, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर करने के लिए। और उसमें यह भी होता है कि आप जाहिर होता है कि आपकी अपनी हुकूमत आपके प्रोजेक्ट में फेथ रखती है, अभी फंडिंग करेगी ना। और वो फिर उन्होंने हमें कहा कि हम ये कोलैबोरेशन के लिए 5-6 हमारे पास इस वक्त ऑफर्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो ये तो इस तरीके से आप कोयला थर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बगैर पोल्यूशन के सस्ती बिजली बना सकते हैं, और जितनी चाहे बना सकते हैं, क्योंकि कोयला तो वहाँ पे 180 बिलियन टन कोयला। ठीक। और इस फिर ये खाली कोयले की बात नहीं है। आप देखें, आपने गैस से बिजली बनाई है, अभी भिक्की में बनाई है, अभी एक वो और जगह, अभी जो लेटेस्ट इनॉग्रेशन हुई है, जितनी आपकी गैस फायर्ड प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, सब की जो बिजली की कीमत है वो 6 से 7 रुपये के दरमियान है, वही हमारी कीमत है। किसी गैस फायर्ड प्लांट के आप देख लें, कोई पोल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको एक सैंपल पता है, आपके सामने है कि गैस से बिजली बनाना आपके मुल्क के लिए बेहतर भी है, इकोनॉमिकल भी है, सेहत के लोगों के लिए भी अच्छा है। आपके चूल्हों में रोज़ बोची खाने में गैस चलती है, वही गैस है, उसी तरह नीला फ्लेम है उसका, हमारी गैस का भी। तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को, ये क्यों नज़र क्यों नहीं आती है हुकूमत को ये चीज़? हम कह के हमारे गले खुश्क हो गए हैं कि आपको एक दिखा कर, चला कर दिखा दी एक चीज़, अपना फ्यूल इस्तेमाल करें तो सस्ती बिजली बनेगी। गैस से बनानी तो हम आपको गैस देते हैं, आप गैस से फर्टिलाइज़र बना लें, कोल गैस से आप डीजल बना लें, कोल गैस से आप बिजली बनाने के अलावा बहुत चीज़ें बना सकते हैं, नायलॉन फाइबर बना सकते हैं, प्लास्टिक्स बना सकते हैं, रेयन बना सकते हैं, फर्टिलाइज़र सीधा बन सकता है, इतनी चीज़ें बन सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, जब वापस ये जो आप बात फरमा रहे हैं, आप जो बात आपने की है, ये बिल्कुल इनएक्सप्लिकेबल है, ना समझ में आने वाली बात है कि गवर्नमेंट का रवैया ऐसा क्यों है। लेकिन बहरहाल हम चाहेंगे कि बाकी वक्त जो है आपके साथ हम वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कुछ सवालात कर लें, ताकि हमारे व्यूअर्स उस हवाले से भी कुछ आपसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कहा यह जाता था ना कि हमें न्यूक्लियर वेपन डेटरेंस के लिए चाहिए, तो डेटरेंस के लिए तो एक न्यूक्लियर वेपन भी काफ़ी है, या इसके लिए नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे व्यूअर के लिए अगर आप जी देखिए, आपकी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है, जो डेटरेंस के लिए कितने वेपन्स चाहिए और किस किस्म के वेपन्स चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का थ्रेट फेस कर रहे हैं। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि एक मुल्क है जो हमारे, जिसका जो आखिरी सिरा है, किनारा है, वो हमारे से 3000 किलोमीटर दूर है। इंडिया बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइलैंड्स हमारे से 2500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपके न्यूक्लियर वेपन्स वहाँ तक स्ट्राइक करने चाहिए। ठीक है, तो हमारी मिसाइल्स की रेंज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आपके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके मुल्क में जहाँ जहाँ मिसाइल्स और वेपन्स रखे हैं, उन पे अगर अटैक हो जाए इंडिया की तरफ से, तो आपके पास कुछ सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन तो होनी चाहिए ना, कि आप उसको आगे से फिर उसका जवाब दे सकें। तो उसके लिए हमने क्रूज मिसाइल्स बनाए, जो कि आप सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं। और सबमरीन्स कहाँ हो सकते हैं? वो बहरा हिंद में और बे ऑफ बंगाल में, जहाँ मर्जी हो। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, बिल्कुल है इंशाल्लाह।
तो वो सबमरीन से आप लॉन्च करके उस वक्त अटैक, जो कि डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकते, उनको कोई पता नहीं कहाँ पर सबमरीन है, तो वो तो अटैक काउंटर अटैक कर सकते हैं हम। तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी आपने डेवलप की, आपने अपने मिसाइल्स कैपेबिलिटी भी डेवलप की, अपने शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज सब। पहले हमने बनाई 600 किलोमीटर रेंज की मिसाइल, क्योंकि सारा थ्रेट जो था वो हमारे बॉर्डर से उस तरफ 300-400 किलोमीटर दूर तक था। जब हमने वो बना ली मिसाइल, तो वो साउथ इंडिया में चले गए अपनी फैसिलिटीज उठा के सारी मिसाइल की। तो फिर हमने शाहीन 2 बनाई, वो ताकि साउथ इंडिया तक हमारी रेंज बढ़ जाए। फिर वहाँ से उठा के वो अंडमान आइलैंड्स पहुँच गए, तो हमने फिर शाहीन 3 बना ली ताकि उनका बंदोबस्त वहाँ पे हो सके। तो अब उसके बाद तो उनके पास यही ऑप्शन है कि वो बे ऑफ बंगाल में कूद जाए, क्योंकि और तो जगह कोई नहीं है। तो ये हमारे जो उन थ्रेट होता है उसके मुताबिक हम अपना रिस्पांस देते हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि हम तो 3 साल पहले कहा, 4 साल पहले कि हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन हमारी है और हमने 40 डिवीजन आर्मर्ड डिवीजन्स नहीं बनाई हैं पाकिस्तान को सज़ा देने के लिए, पनिश करने के लिए, जहाँ चाहें कन्वेंशनल अटैक करके पाकिस्तान को 2 लख्त कर सकेंगे। तो हमने टैक्टिकल वेपन्स बना लिए, नसर बना ली। तो बस वो ये तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ होती है। सर, जब कोल्ड वॉर चल रही थी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, तो उस वक्त हेनरी किसिंजर साहब ने, बड़े रूथलेस किस्म के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माने जाते थे, लेकिन उन्होंने एक स्टेज ऐसी आ गई जब उन्होंने कहा कि यार सोवियत यूनियन पे अगर हम एक न्यूक्लियर वेपन से भी अटैक करें तो अनअफोर्डेबल और अनएक्सेप्टेबल डैमेज हम कर सकते हैं उनके ऊपर। तो इतने ज़्यादा 20,000-25,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की क्या ज़रूरत है? तो क्या हम इंडिया और पाकिस्तान उस मैडनेस की जो जिसकी रेफरेंस हेनरी किसिंजर ने यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात में दी थी, क्या हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाएंगे किसी दिन? यहाँ पे ये बड़ी समझदारी की बात उन्होंने की थी कि 20,000 और 28,000 वेपन्स की बात हो रही थी उस वक्त। इतने वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और उनका ख्याल था कि ये आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी होनी चाहिए, और फिर वो रिडक्शन ट्रीटी हुई और वेपन्स फिर वो एक इंस्पेक्शन टीम ने सुपरवाइज़ किए कि दोनों साइडों से कम हों, लेकिन कम हुए, ख़त्म नहीं हुए। और ये तो चीज़ दुरुस्त है। अब आप आ जाएँ कि इंडो पाकिस्तान सिनेरियो पे। इंडो पाकिस्तान सिनेरियो पे हज़ारों वेपन्स की बात नहीं हो रही, बहुत कम क्वांटिटीज़ की बात हो रही है। ये होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये वो फ़िलासफ़ी है कि अगर वो एक वेपन मारेंगे तो आप 10 मारेंगे, या वो 10 मारेंगे, आप 10-15 मारेंगे या 20 मारेंगे, वो दोनों साइडें तबाह अपने आप को कर लेंगी। इसी को कहते हैं मिनिमम डिटरेंस, कि वो दोनों साइड्स को पता हो कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स हमने इस्तेमाल किए और अगर हमने कन्वेंशनल वॉर भी एक दूसरे के ऊपर ऐसी की जो एक साइड को बिल्कुल तबाह करने तक पहुंच जाए नौबत, तो वो ज़ाहिर है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने में मजबूर हो जाएगा। तो ये चीज़ ना की जाए और पीसफुली अपने लोगों को, अपनी सोसाइटीज़ को फ़रोग़ दिया जाए, तालीम को, हेल्थ को, और ये चीज़ें वेपन जो हैं ये इनको फ्रीज़ कर दिया जाए। पाकिस्तान ने बारहा वर्ल्ड फोरा पे ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा सब कॉन्टिनेंट न्यूक्लियर फ्री जोन बन जाए, यहाँ कोई न्यूक्लियर वेपन ना। पहल किसने की? 1974 में पहले सबसे इंडिया ने एटॉमिक बम बनाया और बनाते चले गए। फिर हमने कोई रिस्पांस नहीं दी, याद रखें, हमने कोई रिस्पांस नहीं दी। 1998 में इंडिया ने फिर दोबारा एटॉमिक टेस्ट किए, पहले 1 किया था, फिर 6 किए, 5 किए, तो फिर पाकिस्तान को रिस्पांस देना पड़ी। तो ये बात है कि ये तो वहाँ से हर दफ़ा पहल हो रही है, और आई एम श्योर कि अभी वो आगे चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन की प्रोडक्शन में। तो पाकिस्तान या तो इससे गाफिल हो जाए और हथियार डाल दे और कहे जी कि आप सब कॉन्टिनेंट को आप ही गवर्न करें, आप ही इसके बाद मालिक हैं, ये तो हमारी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हमें अपने आप को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर रख के, डिग्निफाइड पोजीशन पर रख के, अपनी डिफेंस को इंश्योर करके अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक एंड फ्रॉम इंडिया एंड अगेंस्ट कन्वेंशनल अटैक फ्रॉम इंडिया, वो हमने बंदोबस्त कर लिया है और हम उसको मेंटेन करेंगे। और उसको हम ये नहीं कि ब्लाइंडली बढ़ाते जाएं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते खाम का बढ़ाना, एक न्यूक्लियर कंपटीशन में आना अफोर्ड नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है, जो भी हम अर्न करती है हमारी गवर्नमेंट, वो लोगों की तरक्की पे इस्तेमाल हो। और आप देख रहे हैं कि सीपेक के तहत कितनी तरक्की पे पैसा हमारा खर्च हो रहा है, सड़कों पे हो रहा है, पावर प्रोजेक्ट्स पे हो रहा है, इंडस्ट्रियल जोन्स बन रही हैं, यही चाहिए। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नए स्कूल्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पाकिस्तान बना था तो 2 यूनिवर्सिटी थी, अब 180 यूनिवर्सिटी है, तो एजुकेशन पे भी खर्च हो रहा है और ये चीज़ सिलसिला चलते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आपने डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब की
गुफ्तगू सुनी, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बड़ी थाटफुल किस्म की गुफ्तगू की, लेकिन असल जो बात थी वो थी न्यूक्लियर एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने की बात थी। जो सबसे अहम बात है, नतीजा जो हमें कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आसानी से, वो ये है कि जो साइंटिफिक माइंड्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में, उनकी महारत को इस्तेमाल किया जाए एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, ना कि ये हम के पॉलिटिकल रैंगलिंग में पड़ जाएं और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में पड़ जाएं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पड़ जाएं। हमें साइंटिफिक माइंड्स को की महारत को इस्तेमाल करना चाहिए अपने मसाइल के हल करने के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।